name is Aditi Joshi and I am the assistant professor of Vyani Group of College. Today I am here to deliver my topic on behalf of GuruKPU.com. So this is my next part of statistical thermodynamics. At second part, I have already posted the first part of statistical thermodynamics. So yesterday I was delivered the topic on the ensembles till ensemble, like we complete the introduction, type of particles and ensemble. Now we start the second approach, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली आप लोग बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से पूरी तरीके से नोन रहे होंगे, क्योंकि बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो बेसिकली होता है वो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के काम में आता है. तो उस वाली हमने पहली वाली अप्रोच हमने जो लगाई थी, मतलब आपको जैसे कि मैंने कल बताया भी था कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है वो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर और हमारे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के बीच में ब्रांच का काम करती हैं. जब आपको किसी इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना होता है तो आपको क्वांटम में जाना होता है, और अगर आपको बल्क में निकालना होता है तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में जाना होता है. लेकिन किसी इंडिविजुअल की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी. तो फर्स्ट हमने अप्रोच एंसेंबल के थ्रू लगाई थी. हमने देखा कि एंसेंबल में हमने कैनोनिकल पढ़ा, माइक्रो कैनोनिकल पढ़ा, ग्रैंड कैनोनिकल पढ़ा, और उनको हमने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के साथ में रिजेम्बलेंस हमने शो करवाई थी. ठीक है, तो अब हम सेकंड अप्रोच पे चलते हैं, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक और जो प्रोबेबिलिटी बताने का काम करता है. जैसे कि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ के पाए जाने की संभावना कि एक बहुत बड़ा एटम है, या ये मान के चले कि मैं एक इंडिविजुअल एटम हूँ और इस पूरी दुनिया में मेरे रहने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मेरा जो मास होगा वो, और टोटल जो दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हो उनको अगर मैं अपॉन में कर दूँ तो मेरे रहने की प्रोबेबिलिटी ये रही होगी. इसी तरीके से हम इंडिविजुअल एटम की प्रोबेबिलिटी बाय द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं. बेसिकली बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पार्टीशन फंक्शन मिला था, और ये पार्टीशन फंक्शन जो था वही ये एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि जो वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में जो काम करता है वही पार्टीशन फंक्शन थर्मोडायनेमिक्स में काम करता है. तो हम स्टार्ट करते हैं. प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है E माइनस सी आई बाई के टी. ये आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में आई हुई चीज़ है, और ये कई बार हमने बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर देखा है. तो यहाँ पे पी आई है आयत स्टेट की प्रोबेबिलिटी, और ई आई है आपकी एनर्जी ऑफ आयत स्टेट. तो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो हमने लिया है c. तो पी आई इज इक्वल टू सी डॉट ई माइनस सी आई बाय के टी. अगर मैं इसका समीशन करूँ, ये प्रोबेबिलिटी तो पर्टिकुलर एक स्टेट की, लेकिन अगर मैं समीशन कर दूँ यानी सारी प्रोबेबिलिटी का मैं क्या करूँ, सम कर दूँ, तो मैंने लिखा समीशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू सी डॉट ई समीशन ऑफ ई माइनस ई आई बाय के टी. अब एक चीज़ आप बताइए, किसी भी चीज़ के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 100%. और अगर आप उसको वैसे पॉइंट्स में लेते हो तो आप बोल सकते हैं 1%. इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती. तो अगर मैं सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कर रही हूँ तो इसका मतलब मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है? 1 की हो सकती है. तो आपने सबमिशन ऑफ पी आई की जगह क्या रखा? 1. तो 1 इज इक्वल टू आया सी डॉट सबमिशन ऑफ ई माइनस सी आई बाई के टी. अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सेम रखा. तो यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या किया, हमने सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है. तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आई ई माइनस सी आई बाई के टी अपॉन सबमिशन ऑफ ई माइनस सी आई बाई के टी. तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है जिस भी आपको स्टेट की निकालनी है. तो जो सबमिशन ऑफ ई माइनस सी आई बाई के टी है, इसी को आप कहते हैं पार्टीशन फंक्शन. पार्टीशन फंक्शन बेसिकली आपको क्या बताने का काम करता है? पार्टीशन फंक्शन आपको बताने का ये काम करता है कि ये कैलकुलेट करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि हाउ मैनी स्टेट्स आर प्रेजेंट विच आर थर्मली एक्सेसिबल, यानी आप जिसको इजीली थर्मली एक्सेस कर सकते हैं उनके स्टेट के कितने मार्क्स हैं, I mean, कितने नंबर रहे होंगे. और जो पार्टीशन फंक्शन होता है उसका बिहेवियर बिल्कुल एज इट इज वेव फंक्शन की तरह होता है. वेव फंक्शन इंडिविजुअल एटम पे काम करता है, जबकि अगर आपको इंडिविजुअल एटम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है तो आपको पार्टीशन फंक्शन को काम में लेना पड़ता है. तो नेक्स्ट हम पार्टीशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. फिर उसके बाद में हम इनके पार्टीशन फंक्शन होने के बाद में हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे पार्टीशन फंक्शन की क्या वैल्यूज रही होगी, लो टेम्परेचर पे क्या वैल्यूज रहेगी, और बाय द हेल्प ऑफ पार्टीशन फंक्शन उसकी एंट्रोपी, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी, उसका वर्क फंक्शन वगैरह भी कैलकुलेट करने की एक बार मतलब हम कोशिश करेंगे कि हम उससे जो फॉर्मूला निकल के आएगा वही फॉर्मूला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा. एज हम लोगों ने अभी पार्टीशन फंक्शन जो किया, पार्टीशन फंक्शन हमने बोला Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई माइनस ई आई बाई के टी. अब आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो ये पार्टीशन फंक्शन आपको गिवन है वो किस तरीके का गिवन है, I mean वो लेवल्स का गिवन है कि वो आपको स्टेट का गिवन है. अगर यहाँ पर
Q इज इक्वल टू ई समीशन ऑफ ई माइनस ई आई बाई के टी है, तो ये कह रहा है कि इसका मतलब है स्टेट के बारे में कह रहा है, क्योंकि जब भी आप स्टेट की बात करोगे तो स्टेट के अंदर डीजनरेसी ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, तो हमें अलग से डीजनरेसी को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो पार्टीशन फंक्शन अगर स्टेट के लिए होगा तो आपका फॉर्मूला ये होगा, लेकिन अगर मैं क्यू लेवल की बात करती हूँ, यानी मेरे को पार्टीशन फंक्शन लेवल्स का निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डीजनरेसी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है। इसके अलावा देखो पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, पार्टीशन फंक्शन गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट दैट आर थर्मली एक्सेसिबल, यानी वो स्टेट जिसे आप थर्मली एक्सेस कर सकते हैं उस वाली कितनी वो नंबर ऑफ स्टेट्स रही होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें पार्टीशन फंक्शन देता है। इसके अलावा इट कंटेन द ऑल द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू कैलकुलेट बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम एंड प्ले अ वेरी सिमिलर रोल विच प्लेड बाय द वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स, यानी सेम रोल प्ले करेगा जो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन रोल प्ले करता है, वही थर्मोडायनेमिक्स में हमारा पार्टीशन फंक्शन करेगा। अब हमें इसकी क्या स्टडी करनी है, इसकी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में बेसिकली आप स्टडी जो करेंगे वो ये करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि पार्टीशन फंक्शन हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टेट कितनी रही होगी जो कि थर्मली एक्सेसिबल हैं, तो टेम्परेचर का क्या रहा होगा कि लो टेम्परेचर पर कितनी स्टेट हमें मिल सकती है और हायर टेम्परेचर पर हमें कितनी स्टेट मिल सकती है, ये इसकी सिग्निफिकेंस कहलाती है। तो आपको एक बार स्टडी लो टेम्परेचर पे करनी है और एक बार आपको स्टडी हाई टेम्परेचर पे करनी है। फर्स्ट केस मैंने लिया है, हम लो टेम्परेचर पे स्टडी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स थी, तो स्टैटिस्टिकल में क्या हुआ था कि पहले जो हमारी पहले की जो स्टडी यानी पहले की जो क्लासिकल क्वांटम वगैरह चलती थी उसमें ग्राउंड स्टेट को आप जीरो मान के चलते थे, आप ये मान के चलते थे कि ग्राउंड स्टेट की कोई अपनी एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, जैसे वाइब्रेशनल, जैसे आपने पढ़ा होगा रोटेशनल के अंदर भी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जीरो आ रही थी, लेकिन वाइब्रेशनल में फिर वो जीरो पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट होने लगी थी। तो स्टार्टिंग के अंदर ये माना गया था कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जीरो होती है, तो आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच जब भी लगाएंगे जब आप उसे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को आपने जीरो मान रखा होगा। ठीक है, आपने लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, तो लो टेम्परेचर का मतलब आप T इज इक्वल टू जीरो रख सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू समीशन ऑफ ई आई माइनस के टी, टेम्परेचर भी जीरो है, तो अगर जब आप समीशन हटाएंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू जी नॉट ई माइनस ई नॉट बाई के टी, यानी जीरो स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट का पार्टीशन फंक्शन, फर्स्ट स्टेट का पार्टीशन फंक्शन, सेकंड स्टेट का पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, सॉरी लेवल का, क्योंकि आपने यहाँ पर डीजनरेसी को इंक्लूड किया है ना, तो अब आप ये क्या कहेंगे कि ये कौन सा लेवल वाली बात कर रहे हैं, तो यानी जीरो लेवल का, फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का। अब आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को आपने जीरो माना है, टेम्परेचर लो लिया तो आपने ऑलमोस्ट इसे जीरो के बराबर माना है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, वैल्यूज पुट कीजिए, Q इज इक्वल टू जी नॉट ई माइनस ई नॉट, ई नॉट की जगह आप जीरो पुट करेंगे, टी की जगह जीरो पुट करेंगे, सेम इस तरीके से करते जाएंगे। अभी देखिए जो आप ये करेंगे, अगर किसी की पावर में अपॉन में जीरो है तो वो क्या आएगा इनफाइनाइट, और ई माइनस इनफाइनाइट क्या होता है आपका जीरो, जबकि यहाँ पर आपका क्या आएगा ई माइनस जो जीरो होता है वो किसके बराबर आता है, वन के बराबर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू ओनली जी नॉट आएगा। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि लो टेम्परेचर पर आपकी सिर्फ ग्राउंड स्टेट की जो डीजनरेसी होगी वो ही क्या होगी, एक्सेसिबल होगी, अदरवाइज और उसको छोड़कर सारी की सारी स्टेट कैसी होगी, नॉट एक्सेसिबल। तो ये आपको टेम्परेचर का इफेक्ट पता लग गया कि लो टेम्परेचर पर आपके सारी की सारी स्टेट आपको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ ग्राउंड स्टेट को ही एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बेसिकली आपका हो गया लो टेम्परेचर पे। अब अपन स्टडी करते हैं हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट अब हम हाई टेम्परेचर पर स्टडी कर रहे हैं कि हाई टेम्परेचर पे आपके पार्टीशन फंक्शन पे क्या रहेगा। तो आप हाई टेम्परेचर पे आप ये बोल सकते हो कि आपका जो टेम्परेचर है वो कैसा है, इनफाइनाइट। तो आपने T बराबर इनफाइनाइट लिया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी को जीरो लिया है, आपने वैल्यूज पुट किए, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जीरो अपॉन इनफाइनाइट ई माइनस ई वन अपॉन इन्फाइनाइट, ई माइनस ई टू अपॉन इन्फाइनाइट, ये वैल्यूज रखेंगे तो सारी की वैल्यूज क्या आएगी, जीरो, और ई की पावर जीरो जो होती है वन के बराबर होती है। तो आपका यहाँ से पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा, जी नॉट प्लस जी वन प्लस जी टू। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं यहाँ से कि हायर टेम्परेचर पर आपकी सारी की सारी स्टेट कैसे होगी, थर्मली एक्सेसिबल। तो सारी की सारी स्टेट आपकी कैसे होगी, थर्मली एक्सेसिबल। तो यहाँ से आपका Q इज इक्वल टू होगा जी नॉट प्लस जी वन प्लस जी टू, या आप ये कह सकते हैं Q इज इक्वल टू समीशन ऑफ जी आई। तो याद रखने की चीज आपको सिर्फ ये है, इसे इतनी अगर जैसे इतना याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो मेन समरी याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि लोअर टेम्परेचर पे ओनली ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल एंड व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन द ऑल द डीजनरेसी स्टेट्स आर एक्सेसिबल। यहाँ से नेट पे क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली बी पार्ट से यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब एक रिलेशन आता है पार्टीशन फंक्शन के अंदर। देखिए पार्टीशन फंक्शन एक तो होता है मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन, जो कि आप क्लासिकल के अंदर पढ़ते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने पार्टीशन फंक्शन पढ़ा है, उससे आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। और जो स्टैटिस्टिकल के अंदर हम पार्टीशन फंक्शन पढ़ रहे हैं उसे आप बोलते हैं कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। तो एक रिलेशन हमारा कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन और मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन में भी आता है,
लेकिन इसमें भी दो केस लगेंगे, एक तो लगेगा आपका डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए अलग होगा और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए अलग होगा। तो देखिए सेम है, बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है। देखिए डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो होता है क्यू की स्मॉल क्यू की पावर एन, स्मॉल क्यू की पावर एन, ठीक है। तो यानी जितना भी आपका पार्टीशन फंक्शन है उसको आप नंबर ऑफ स्टेट से उसको क्या कर दो मल्टी, मतलब उसके स्क्वायर्स में स्क्वायर्स के अंदर क्या कर दो एन टाइम्स हो जाएगा, यानी आपका पार्टीशन फंक्शन जो है वो एन टाइम्स हो जाएगा। लेकिन जब आप इंडिस्टिंग्विशेबल की तरफ मूव करेंगे तो आपको याद रखिएगा जब भी आप डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल की तरफ मूव करते हैं तो आपको एन से डिवाइड करना होता है। चाहे आप इसमें पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन पढ़े, चाहे आप आगे हम वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन इनमें पढ़ेंगे, तो जब भी आपको डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल में जाना उसको डिवाइड एन से कर दो, आपका जो भी आंसर होगा वो ही, मतलब इससे जो वैल्यू निकल जाएगी उसको डिवाइड एन से कर दो, आपका इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए आ जाएगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। डिस्टिंग्विशेबल के लिए तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू की पावर एन, और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू की पावर एन अपॉन एन। और आपका कैपिटल क्यू है मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन जो कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में काम में आता है, और जो आपका स्मॉल क्यू है वो होता है आपका कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक फंक्शन एंड पार्टीशन फंक्शन फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की, जहाँ से मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बेसिकली जो आप क्लासिकल के अंदर जो आप पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी हो गई, आपकी एंट्रोपी हो गई, आपका वर्क फंक्शन हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, किसी भी तरीके के जो फॉर्मूलाज हमने वहाँ पढ़े थे उसको बाय द हेल्प ऑफ पार्टीशन फंक्शन वी कैन कैलकुलेट हियर। ओके, सो फर्स्ट हो गई हमारी इंटरनल एनर्जी और आपके पार्टीशन फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी बराबर होता है स्मॉल एन आई अपॉन कैपिटल एन, यानी जिस भी आए थे स्टेट के नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ से इसकी एनर्जी क्या निकल गई, जी आई ई माइनस ई आई बाई के टी अपॉन टोटल का निकालना है तो समीशन कर दीजिए, समीशन ऑफ जी आई ई माइनस ई आई बाय के टी। तो यहाँ से क्या हो गया आपका एन आई अपॉन एन इज इक्वल टू, और यही आपका क्या था पार्टीशन फंक्शन, इसी को आपने स्मॉल क्यू कहा था, तो इसकी जगह आपने वैल्यू क्या पुट कर दी क्यू। तो यहाँ से आपकी एन आई बराबर क्या हो जाएगा, जब कैपिटल एन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एन आई इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन क्यू जी आई ई माइनस ई आई बाय के टी। अब आपको देखिए टोटल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी आपकी क्या होगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होगी समीशन ऑफ एन आई ई आई। समीशन ऑफ एन आई आई मतलब हो गया एन आई तो हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए थे स्टेट में हो सकते हो, और उसकी एनर्जी को आप आए थे स्टेट की एनर्जी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी, जो कि आपकी क्या होती है इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से आपका U बराबर क्या आ गया एन अपॉन क्यू, ठीक है, ये समीशन ऑफ ई आई एज इट इज, और इसकी यहाँ पर क्या कर रखा आपने स्मॉल एन की वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ ये आपका निकल के आ गया, इसको आपने इक्वेशन नंबर ए दे दिया। सेकंड आपको पता है पार्टीशन फंक्शन जो था क्यू इज इक्वल टू द समीशन ऑफ जी आई ई माइनस ई आई बाई के टी। अब इस पार्टीशन फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। ये आपने क्यों किया है, क्योंकि जो आपकी इंटरनल एनर्जी थी यू थी वो आप इसी तरीके से निकालते थे कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही, तो जो होती है आपकी सीवी सीपी जो हम निकालते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, कांस्टेंट किस पे होती है कांस्टेंट जो वॉल्यूम पर होती है। तो इंटरनल एनर्जी का ही तो किया जाता है उसमें, आप यही तो बोलते हैं डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यही निकालते हैं आप। तो यहाँ आपको ये इंटरनल एनर्जी को इस जगह से कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या किया है यहाँ पर, जो आपका पार्टीशन फंक्शन था उसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएट किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये पूरी वैल्यूज जो समीशन ऑफ जी आई तो एज ए बाहर आ जाएगा, और आप किसका करेंगे इंटीग्रेशन ई माइनस ई आई बाय के टी का। तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो अभी हमने जो देखा था उसके अंदर हमने क्या दो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स डॉट वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होता है माइनस ए ई माइनस एक्स। इन दोनों फॉर्मूलाज को हमने यहाँ पर जब काम में लिया तो देखिए क्या किया है बेसिकली अपने यहाँ पर आपका जो ये फॉर्मूला निकल के आया था डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आया था आपका समीशन ऑफ जी आई, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल टी ई माइनस ई आई बाय के टी। तो देखिए आपको जो चेंज करना है वो उसके रिस्पेक्ट में करना है, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स, तो ये क्या आना चाहिए था आपका माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको छोड़ के ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या बन गया ए बन गया, तो ए एज इट इज आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉरी
माइनस ई आई बाय के, ये आपका एज इट इज आगे आ जाएगा, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में ए देखिए आगे आ जाता है ना, और ई माइनस ए एक्स रहता है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो होगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा ये अपॉन के टी स्क्वायर, और जो ई एक्स है वो एज इट इज वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी, तो यानी ये क्या हो गया, समीशन ऑफ जी आई इज इक्वल टू माइनस ई आई अपॉन के माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और ई माइनस ई आई बाय के टी, ये वाला सेम, ये एज इट इज, ये वैल्यू भी आपकी एज इट इज, माइनस ए, ये आपका माइनस ए हो गया, इससे आपकी ये टी की वैल्यू निकल के आ गई। अब जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू समीशन ऑफ जी आई ई माइनस ई आई बाय के टी ई आई अपॉन के टी स्क्वायर। अब के टी स्क्वायर को आप उस साइड ले जाएंगे तो के टी स्क्वायर डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू समीशन ऑफ जी आई ई माइनस ई आई बाय के टी। अब जो हम उस पहले हमने जो इक्वेशन 1 लिखी थी और इक्वेशन 2, उसके अंदर हम क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि वो इक्वेशन आपकी क्या निकल के आई थी, u इज इक्वल टू एन अपॉन क्यू समीशन ऑफ जी आई ई माइनस ई आई बाय के टी, ये इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट। तो इसके अंदर क्या करना है, इसकी जगह पर आपको, यानी इसकी जगह पर आपको ये वाली वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, u इज इक्वल टू एन अपॉन क्यू के टी स्क्वायर और डेल क्यू अपॉन डेल टी एज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए ये जो 1 अपॉन क्यू है आप इसको इधर की तरफ ले जा सकते हैं और एन के टी स्क्वायर को आप एक तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा आपका u इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर 1 अपॉन क्यू डॉट डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ये वैल्यू सेम एज इट इज आ रही है। अगर डी अपॉन डी टी एल एन एक्स करते हो तो क्या वैल्यू आती है आपकी 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो यानी इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, डी अपॉन डी टी एल एन एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, एल एन क्यू। तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला गया, यू इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर डेल एल एन क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये तो आपकी हो गई, और इसकी जगह आप एन के की जगह आप आर गैस कांस्टेंट भी रख सकते हो, तो ये वैल्यू आपकी इंटरनल एनर्जी की किस पे आ जाएगी, पर मोल। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, यानी लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है कि यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन के टी स्क्वायर डेल एल एन क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और अगर पर मोल में पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, यू इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर डेल एल एन क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट अब हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एंट्रोपी पे। एंट्रोपी बेसिकली क्या होता है, एस के एल एंड डब्ल्यू, ये के एल एंड डब्ल्यू जो आपकी होती है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच से निकल के आती है आपकी, ये जो फॉर्मूला निकल के आता है। तो डब्ल्यू बराबर अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑक्यूपेशन नंबर एन फैक्टोरियल समीशन ऑफ जी आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल। तो इस वाले फॉर्मूला में एक स्टर्लिंग अप्रोच होती है जो कि स्टैटिस्टिकल के थर्मोडायनेमिक्स में आप देखेंगे हर जगह पे, जब आप डेरिवेशन या मास्टर्स के पर्पज से जब आप पढ़ते हैं तो ये आप देखेंगे कि बहुत बार स्टर्लिंग अप्रोच आपको यूज में ली जाएगी, जिसमें क्या होता है एल एन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है एन एल एन एन माइनस एन। तो जब आप इस अप्रोच को जब आप इस फॉर्मूले पे यूज करते हैं तो आपके एंट्रोपी की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है आर एल एन क्यू प्लस यू अपॉन टी। तो ये आपका क्या निकल गया एंट्रोपी का फॉर्मूला। ये तो आपका नॉर्मल आ गया मॉलिक्यूल के लिए। अगर आपको पर मोल ये तो आपका पर मोल के लिए आ गया। अगर आपको मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या जाएगा, एन के एल एन क्यू प्लस टी अपॉन यू। तो ये आपके एंट्रोपी का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट आप वर्क फंक्शन पे चलते हैं। वर्क फंक्शन में पता है क्लासिकल से ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस होता है। यहाँ पे आप एंट्रोपी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका वर्क फंक्शन का फॉर्मूला जाएगा माइनस आर टी एल एन क्यू। तो इस तरीके से आप थर्मोडायनेमिक्स के जो आपकी फंडामेंटल इक्वेशंस होती है उनको यूज करिए, उनके अंदर आपके यहाँ वाली जो वैल्यूज निकल के आ रही है पार्टीशन फंक्शन की, यहाँ से जो निकली आपकी एंट्रोपीज की, आपके वर्क फंक्शन की, आपकी इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यूज आ रही है उसे आप थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है वहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में जो रिलेशनशिप आ जाएगी किस किस के बीच में, फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के बीच में और आपके पार्टीशन फंक्शन के बीच में। नेक्स्ट अब जो हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट वाला पार्ट जो बच रहा है हमारा, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका सी पार्ट होता है नेट में, तो वहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन चारों से आते हैं, जो आपके 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ के पार्टीशन फंक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है। तो अब पहले हम स्टडी कर रहे हैं वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। आपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की पूरी स्टडी की हुई है, वहां से आपने एनर्जी जो कैलकुलेट की थी उस वैल्यूज को आप यहाँ पर काम में ले रहे हैं, ठीक है।
इसमें भी आपके दो केस चलेंगे। फर्स्ट केस आप ये लोगे कि जब आपने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को जीरो माना है, दैट मीन्स आपने ई नॉट इज इक्वल टू जीरो माना है। आपको पता है वाइब्रेशनल की जो एनर्जी निकल के आती है वो ई एन इज इक्वल टू होता है एन एच म्यू। एन एच म्यू यानी आपने देखा होगा ना, इस तरीके के लेवल्स होते हैं। यहाँ आपकी जो वैल्यू है, जैसे इसकी 1 एच म्यू आ गई तो इसकी 2 एच म्यू, इसकी 3 एच म्यू, इस तरीके से एनर्जीज आपकी आती है। और आपने क्या माना है यहाँ पर, आपने दो अजम्पशन लिए। पहले आपने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को जीरो माना, सेकंड आपने अजम्पशन लिया है कि आपके जितने भी स्टेट है उनकी जो डीजनरेसी है वो सारी डीजनरेसी क्या है, सेम। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो समीशन ऑफ जी आई है उसको आप 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पार्टीशन फंक्शन रखे तो Q इज इक्वल टू होगा समीशन ऑफ जी आई ई माइनस ई आई बाई के टी। आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो यहाँ पर देखिए ई माइनस ई नॉट आपने ये जीरो मानी तो ई की पावर माइनस वन, जो ई की पावर माइनस जीरो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, Q इज इक्वल टू 1 प्लस ई माइनस एच म्यू बाई के टी प्लस ई माइनस 2 एच म्यू बाई के टी। ये एनर्जीज इस तरीके से आप निकालते जाएंगे। अब आप ये इसको इस पूरी इस डेरिवेशन को या पूरी इस जो आपकी डेरिवेशन दी हुई है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या मान सकते हैं कि ई माइनस एच म्यू बाई के टी को आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, Q इज इक्वल टू 1, ये वाला क्या होगा x, ये वाला क्या होगा एक्स स्क्वायर, आगे चलेंगे तो एक्स क्यूब, आगे उसके आगे चलेंगे तो एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को मैथमेटिकल है ये वाली डेरिवेशन, इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। तो यानी आपका Q बराबर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। तो यानी Q इज इक्वल टू आप ऐसे रख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो Q बराबर 1 अपॉन, अब x की जगह आपने जो x को अज्यूम किया था इसको वो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Q इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच म्यू बाई के टी। तो ये आपका आ गया वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन व्हेन द ग्राउंड स्टेट इज नेग्लिजिबल और व्हेन वी अज्यूम दैट द ग्राउंड स्टेट इज जीरो। सो अब देखिए वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए आपने जो वैल्यू निकाली है वो आई है आपकी Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच म्यू बाई के टी। अब इसका आप इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कि लो टेम्परेचर पे वैल्यू क्या आती है और हाई टेम्परेचर पे वैल्यू क्या आती है। जब आप लो टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो आपने टी को जीरो माना है, टी को आप जीरो मानेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जो थी वो आपकी क्या थी, पूरी वैल्यू जीरो। तो यानी यहाँ से आपके Q इज इक्वल टू क्या आ गया, आपकी वैल्यू 1। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे आप इस वैल्यू को क्या मानेंगे, इनफाइनाइट मानेंगे। तो आपने एक अजम्पशन ये लगाया है कि आपने क्या किया है, ये एच में अपॉन के टी को आपने क्या मान लिया है, यहाँ पर एक्स मान लिया है, ठीक है। तो e की पावर माइनस एक्स आप करोगे तो ये वैल्यूज क्या आएगी आगे जाके 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एंड सो ऑन। तो आपने सिर्फ इसकी ये वैल्यू काम में ली है, क्यों, क्योंकि देखिए x की वैल्यू आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो यानी x की वैल्यू उतनी ही कम होगी। लेकिन अब कम वैल्यू को और स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और कम होती जाएगी, क्योंकि माइनस में है ना वैल्यू। तो आपने सिर्फ क्या लिया है, e की पावर माइनस एक्स की जगह आपने सिर्फ 1 माइनस एक्स वाली को ही कंसिडर किया है। तो यहाँ से आपका Q वाइब्रेशनल बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ये माइनस एक्स की जगह आपने वैल्यू रख दी 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपका क्या है 1 अपॉन 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो Q वाइब्रेशन आपका हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, के टी अपॉन एच म्यू। तो आपको याद रखना है सबसे पहले वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू याद रखनी है कि वो क्या होती है 1 अपॉन 1 माइनस ई माइनस एच म्यू बाई के टी। अब लो टेम्परेचर पे क्या होती है Q वाइब्रेशन 1 और हाई टेम्परेचर पे क्या होती है के टी अपॉन एच म्यू। नेक्स्ट फर्स्ट केस हमने जब देखा था वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन में, तब हमने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को जीरो कंसिडर किया था और आपकी एनर्जी जो आ रही थी वो एन एच म्यू आ रही थी। एन एच म्यू यानी एच म्यू के मल्टीपल्स में आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। इसके बाद में हम बात करते हैं जब आपने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को जीरो नहीं माना था, इस केस में क्या हो गया आपका जीरो नहीं माना था तो आपकी जो एनर्जी निकल गई थी वो आएगी n प्लस हाफ एच म्यू। जैसे कि 0 पॉइंट एनर्जी आपकी हाफ एच म्यू हो जाएगी, उसके बाद में 3/2 एच म्यू, उसके अंदर 5/2 एच म्यू, उसके बाद में 7/2 एच म्यू, देन मतलब इस तरीके से हाफ के मल्टीपल में ही बढ़ती जाएगी। तो यहाँ आप जब इस वाली वैल्यू के अंदर आप जब वैल्यूज को पुट करेंगे, जैसे आपने Q इज इक्वल टू जी नॉट ई माइनस एच म्यू बाई 2 के टी, G1 ई माइनस 3 एच म्यू बाई 2 के टी प्लस G2 इज इक्वल टू ई माइनस 5 एच म्यू बाई 2 के टी, ये माना। अब आपने ई माइनस एच म्यू बाई 2 के टी को कॉमन ले लिया और आपको पता है आपकी डिजनरेसी आपने सबकी 1 मानी थी, तो अंदर आपके वैल्यूज क्या बची, यहाँ वैल्यू बची 1, यहाँ वैल्यू बची ई माइनस एच म्यू बाई के टी, यहाँ वैल्यू बची ई माइनस 2 एच म्यू बाई के टी। जब आपने इसको क्या ले लिया कॉमन, उसके बाद में अब वो ये इसको हम वापस से x मान सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा ई माइनस एच म्यू बाई 2 के टी 1 प्लस एक्स, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर। सेम वो वैल्यूज आपकी जब निकल गई थी वो क्या आ रही थी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ रही थी। तो यहाँ वैल्यू पुट करो तो इस केस में आपका Q वाइब्रेशनल क्या हो जाएगा ई माइनस एच म्यू बाई 2 के टी अपॉन 1 माइनस एक्स।
तो Q वाइब्रेशनल बराबर हो जाएगा E माइनस एच में बाई 2kT। अब x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आई थी आपकी यहाँ पर E माइनस एच में बाई KT, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 1 माइनस E माइनस एच में बाई KT। तो ये आपका हो गया वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन जब आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जीरो नहीं थी। तो डिफरेंस कुछ नहीं है उस वाले के फर्स्ट वाला, जो जब आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी को आपने जीरो माना था तब आपका वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन था 1/1 माइनस E माइनस एच में बाई KT। जब आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो नहीं थी तो आपका है E माइनस एच में अपॉन 2kT। तो यानी ऊपर की तरफ उस वाले फॉर्मूले में 1 था, उसकी यहाँ पर क्या हो जाएगा E माइनस एच बाई 2kT। नीचे का दोनों तरफ सेम है, तो आप एक तरीके से ट्रिक बना सकते हैं इसको याद करने की। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो एच बाई KT है, एच बाई K है, उसको आप क्या कहते हैं थीटा वाइब्रेशनल। तो कई बार क्या हो सकता है या तो इस फॉर्म में पूछा जाए आंसर या इस फॉर्म में पूछा जाए। अगर थीटा वाइब्रेशन की वैल्यू आप पुट कर दोगे जब आप ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जीरो थी तो 1/1 माइनस E माइनस एच बाई KT था, तो एच म्यू की जगह एच म्यू अपॉन K की जगह आपने क्या रख दिया थीटा वाइब्रेशनल। सेम इसमें एच म्यू बाई K की जगह आपने क्या रख दिया थीटा वाइब्रेशनल। तो या तो इस फॉर्म में निकाल सकते हैं या आप इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। After this study of vibrational partition function, we next move to the translational partition function. So here I am directly write the formula because the formula is very important for the competitive exam and the derivation is not so important. So I already write down the formula for the translational partition function. As we know, the translational partition function is maybe in one dimensional, maybe in two dimensional, or maybe in three dimensional. So formula according to the dimension will be changed. So first when we talking about the 1D, that means जब एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, then the formula will be 2 pi mkt की पावर हाफ अपॉन h multiplied by a. A is the length of box, okay, h is de Broglie constant and 2 pi mkt. So the formula becomes the formula became maybe a upon h की a upon h upon 2 pi mkt की पावर हाफ। तो याद रखिएगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका लैम्डा डी। लैम्डा डी इज थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ जो कि होती है h अपॉन 2 pi mkt के हाफ, यानी इसका जस्ट जो रिवर्स होगा वो क्या कहलाती है आपकी थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ से आप q t जो हो सकता है q ट्रांसलेशन आप a अपॉन लैम्डा डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लेंथ हो गई और आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई। अब 2D के लिए सेम करना है आपको, बस जब आप हाफ को क्या करोगे इसका वापस से हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी 1, इस h का स्क्वायर करना है। अब की बार बॉक्स की लेंथ एक ये वाली जो लेंथ थी ये तो क्या थी बॉक्स की, जब 1D वाले बॉक्स की बात करें तो उसकी ये 2D बॉक्स की A और B हो जाएगी। सेम 3 में करना है, 3 में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है, सॉरी ऐड करना है इनको, तो ये क्या हो जाएगी ओवरऑल 3/2, तो यानी 2 पाई mkt की पावर 3/2 h की पावर क्यूब और ABC। अगर आपका बॉक्स क्यूबिक बॉक्स है यानी जिस बॉक्स की लेंथ सेम है तो यानी ABC इज इक्वल टू A हो जाएगी और A क्यूब भी क्या होता है आपका वॉल्यूम। तो कई बार ऐसा होता है कि सीधे आपको कहा गया कि एक ऐसे ऐसे बॉक्स है उसके लिए पार्टीशन फंक्शन जो है ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन निकाला है और उसके लिए वॉल्यूम गिवन है आपको। तो आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि जब वॉल्यूम की बात की है तो इसका मतलब है वो 3D ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की बात कर रहा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद में हम चलते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है क्योंकि इसके फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, इसकी डेरिवेशन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। सो तो क्यू रोटेशनल विल बी KT अपॉन सिग्मा बी। सिग्मा यहाँ होता है आपका सिमेट्री फैक्टर। सिमेट्री का मतलब है कि जब आप एक मॉलिक्यूल को रोटेट कराते हैं दूसरे मॉलिक्यूल में तो उस दोनों उसकी सिमेट्री में क्या चेंज रहा होगा उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है सिग्मा। तो क्यू रोटेशनल में बी क्या था आपका रोटेशनल कांस्टेंट, के आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टी आपका टेम्परेचर। आपको पता है रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ऑलरेडी स्टडी की हुई है जिसकी वैल्यूज जो होती है वो होती है h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। ये जो आपका फॉर्मूला आता है ये हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आता है। हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे CO हो गया NO हो गया इस तरीके, यानी जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सको, ठीक है। तो जब आप डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल की तरफ जाते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है सिग्मा से। तो ये आपका बेसिकली कॉमन फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है तो KT बराबर आपका सिर्फ B हो जाएगा क्योंकि अब आप डिस्टिंग्विशेबल की बात करें तो आपको सिमेट्री फैक्टर से अलग से डिवाइड करने की नीड नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया फॉर हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो आप याद रखिएगा जो सिमेट्री फैक्टर जो होता है
ये हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो इसकी वैल्यू 1 होती है और होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है। और जब आप हाई लेवल वाले मॉलिक्यूल्स में जाते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के लिए आप पॉइंट ग्रुप से आप उनका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, उस ऑर्डर का जो हाफ होगा वही आपकी क्या हो जाती है, सिमेट्री फैक्टर की वैल्यू होती है। ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल जो होंगे उनके लिए तो आपका क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी और हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आपकी 1 हो जाएगी। लेकिन आप ज्यादा वाले पॉइंट ग्रुप की तरफ चलते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल हो गया, आपका टेट्राहेड्रल हो गया, आपका C3 भी पॉइंट ग्रुप है, C2 भी पॉइंट ग्रुप, तो उसमें क्या करना है, जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो जस्ट हाफ होगी किसके, उसके ऑर्डर के। जैसे 48 होता है इसका ऑर्डर, तो ये सिग्मा की वैल्यू 24 हो जाएगी। इस तरीके से आप हाफ कर सकते हैं। अभी तक आप उधर थीटा वाइब्रेशनल पढ़ रहे थे, यहाँ आप थीटा रोटेशनल पढ़ेंगे। वहां आपने क्या पढ़ा था, एच म्यू अपॉन के पढ़ा था, यहाँ पढ़ोगे बी अपॉन के, तो उसकी तरह से निकल जाएगा। सबसे लास्ट हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की। इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन में आपकी जो एनर्जी होती है -13.6 Z² अपॉन n² होती है। अपने पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो बेसिकली आपको याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉनिक आपका पार्टीशन फंक्शन आता है वो किसके बराबर आता है, G0 के बराबर, ठीक है। और G क्या होती है आपकी डीजनरेसी, वो किसके बराबर हो जाएगी, n² के बराबर। n² के बराबर होगी तो यानी यहाँ से आपका पार्टीशन फंक्शन सीधे डायरेक्टली निकल जाएगा। लेकिन ये आपको ये याद रखना है, जो काम की चीज ये है कि एक तो G², जब तो ये क्या हो, जब स्पिन जो है वो आपके इंक्लूड ना हो, लेकिन अगर G = 2n² है तो इसका मतलब है आपका स्पिन इंक्लूड हो रहा है। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी होगी, ऑप्शन में उस हिसाब से चलना है कि अगर ऑप्शन के अंदर इससे आपका आंसर बैठ रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। बट अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं है तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन उसने दिया हुआ है उसके अंदर उसने स्पिन इंक्लूड की है। तो बेसिकली अब आपको याद क्या रखना है, अब आपको एक समराइज फॉर्म में दो ही चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद करना है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, जिसकी वैल्यू जब आपने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को 0 माना था तो वो आपकी आई थी 1/1 - E - hν/kT। जब आपने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को 0 नहीं माना था तो वो आई थी 1/E - hν/2kT अपॉन 1 - E - hν/kT। ये आपका वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन हो गया। सेकंड जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन पे चलते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन के लिए आपका Q = क्या गया, G, और G बराबर आपका n² हो गया। जब स्पिन इंक्लूडेड नहीं है, स्पिन इंक्लूडेड होगा तो 2 और को ऐड कर देना है। तीसरा आप बात करते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की। तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या आई है, KT अपॉन सिग्मा B। ये आपकी वैल्यू निकल के आई है यहाँ से रोटेशनल की। और जो सबसे लास्ट जो आपका आया है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, तो उसके अंदर आपको ये याद रखना है, लास्ट जो आपका ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन आया है वो क्या आ रहा है, 1D के लिए तो आपका क्या आ रहा है, Q1D के लिए आपका आ रहा है 2πmkt की पावर हाफ अपॉन h मल्टीप्लाई बाय a। Q2D आपका आ रहा है 2πmkt अपॉन h² मल्टीप्लाई बाय a इंटू b। और Q3D आपका आ रहा है 2πmkt की पावर 3/2 h³ a b और c। अगर ये तीनों सेम है यानी क्यूबिक बॉक्स की बात की तो a³ आ जाएगा, a³ होगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज आपको बेसिकली याद रखने हैं इसमें। तो ये आपकी पूरी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गई है। अब आपको इसमें याद रखने की चीज़ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको एंजाइमल हाइपोथेसिस ठीक से याद रखनी है कि कौन सा सिस्टम कौन सी वाली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रांड कैनोनिकल में क्या कांस्टेंट होता है, माइक्रो कैनोनिकल में क्या कांस्टेंट होता है, कैनोनिकल में क्या कांस्टेंट होता है, वो चीज़ याद रखनी है। साथ में वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के कौन से सिस्टम के साथ में सिमिलैरिटी शो करता है वो याद रखना है। उसके बाद में आपको रिलेशनशिप याद रखनी है पार्टीशन फंक्शन की और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की। और सबसे लास्ट में आपको याद रखना है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक की क्या होती है, रोटेशनल की क्या होती है, और ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यूज क्या होती है। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एक एडवांस टॉपिक है और हमें ये लगता है कि हम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बट द ट्रूथ इज ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है। और सबसे अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड है, लाइक आपको फॉर्मूला याद है तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं। सो ये आपको याद रखनी है अच्छे से और इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। 6 to 10 मार्क्स कवर करती है एंड एमएससी के अंदर भी है। तो एमएससी के अंदर भी जो एमएससी प्रीवियस के अंदर आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स दिया हुआ है तो उसके लिए भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा आज का टॉपिक हुआ। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। सो thank you so much for watching my video. Please like, comment and share and don't forget to subscribe our channel gurukpo.com. Thank you so much.